नमस्कार दोस्तों। पहले दोनों मित्रों का स्वागत कर लेते हैं। वीरेंद्र नाथ नमस्कार भट्ट जी। लखनऊ से जुड़ गए हैं और बाबा रामदास हिमाचल से जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। नमस्कार। राम राम जी, जय श्री राम। देखिए, आज जिस घटना पर हम बातचीत करने वाले हैं, ये घटना हुई थी 12 अप्रैल 2025, यानी इसी साल हुई थी। मसला क्या था? मुर्शिदाबाद के धुलिया जिले की ये घटना है। पिता पुत्र जो मूर्तिकार थे, देवी देवताओं की मूर्ति बनाते थे, उनके घर से उनको घसीट लिया गया था भीड़ के द्वारा और उनकी निर्मम हत्या की गई थी। उनके अंग भंग किए गए थे, काट दिया गया था उनको। और इसमें जो आरोपित हैं, उनकी पहचान हुई है दिलदार नदाब, अस्माउल नदाब उर्फ कालू नदाब, इंजमालू हक, इंजामुल हक, जियाउल हक, बेकारुल शेख, अफजलरुल शेख उर्फ बिलाई, मेनुरुल शेख, इकबाल शेख, नूरुल शेख, सबा करीम, हजरत शेख, हजरत अली, अकबर अली उर्फ एकबर शेख और यूसुफ शेख उर्फ शेख यूसुफ। ये 13 के 13 मुस्लिम हैं और जिन दो पिता पुत्र की हत्या की गई थी, 72 साल के थे हर गोविंदो दास और उनके बेटे 40 साल के चंदन दास। इन 13 मुस्लिमों को आज लोकल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है पिता पुत्र की निर्मम हत्या के मामले में। यह हत्या क्यों हुई? क्या पृष्ठभूमि थी? वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में था, उसको पास करने की पूरी प्रक्रिया हुई, उसको पास कर दिया गया था। दोनों सदनों से राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने उस पर सिग्नेचर कर दिए, वो कानून बन गया। ममता बनर्जी ठोक करके कह रही थी कि हम वक्फ संशोधन कानून को बंगाल में लागू ही नहीं होने देंगे। मेरी लाश से गुजरेगा ये। और पूरे मुर्शिदाबाद इलाके में 24 परगना से लेकर के कलकत्ता तक में रोज हुजूम इकट्ठे हो रहे थे, बहुत उत्तेजक नारेबाजियां हो रही थी, यानी जगह जगह आगजनी और जगह जगह हिंसा शुरू हो चुकी थी और पूरे पश्चिमी बंगाल को एक तरीके से आग के गोले पर ले जाकर के बैठा दिया गया था। और मुर्शिदाबाद में एक मिली जुली भीड़ थी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बांग्लादेश से भी आए थे कुछ लोग। और इसके बाद वहां जो हिंसा हुई, करीब 100 घरों को जला दिया गया था हिंदुओं के। उन हिंदू परिवारों को मालदा के पड़ोस में जाकर के कुछ सरकारी स्कूलों में शरण लेनी पड़ी थी। कई महीने वो वहां रहे अपनी जान बचा करके, लेकिन उनकी संपत्तियां खाक कर दी गई, उनके घर जला दिए गए, उनको पलायन के लिए मजबूर कर दिया गया और मूर्तिकार पिता पुत्र को घर से खींच करके उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। ये ऐसा कांड है जो हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। हिंदुस्तान में वैसे तो कई घटनाएं हुई हैं, जिनमें पालघर में भी 2 साधुओं को और ड्राइवर को पुलिस ने ही पकड़ करके भीड़ के हवाले कर दिया था और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी उद्धव ठाकरे जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। अभी तमिलनाडु में आप देख रहे हैं, एक पवित्र हिल पर दिया नहीं जलाने दिया जा रहा है हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद। तो हिंदुओं की यहाँ जो स्थिति है, परिस्थिति है, बहुसंख्यक होने के बावजूद वो बड़ी दयनीय बनी हुई है। हम लोग बांग्लादेश में जो
दीपू चंद्र दास की हत्या हुई है, जिन परिस्थितियों में हुई है, उसकी तो बात कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, हमारा खून खोल रहा है। लेकिन देश के भीतर भी क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ में? ये क्या बहुत अच्छी स्थिति है? और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन ये ग्राउंड तैयार करके चुनाव जीतना चाहता है, सीटें जीतना चाहता है और मुख्यमंत्री बनना चाहता है? कौन है ये लोग? तो मैं शुरुआत करूंगा वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब से। तो वीरेंद्र जी, जो सिचुएशन है, और चलो अभी अप्रैल की घटना थी और दिसंबर आते आते इनको उम्र कैद की सजा हो गई, यानी अदालत ने तो बहुत फास्ट तरीके से काम किया है और इनको उम्र कैद की सजा सुनाई है। पर क्या पूरे देश में इतनी तेजी से काम होता है? और बंगाल में चूंकि ये हुआ है, तो थोड़ा सा जरा आश्चर्यजनक भी है, क्योंकि बंगाल में जो जांच करने वाली एजेंसी है, वो तो ममता बनर्जी के ही हाथ में है। तो ये जो घटना थी पूरी, ये डरावनी तो थी ही। ये भी बताती है कि एक्चुअल में लोग कितने बेखौफ थे कि पिता पुत्र को एक साथ कत्ल कर दिया गया, बुरी तरह काट दिया गया। देखिए, पश्चिम बंगाल में तो या बल्कि बंगाल में तो ये बेखौफी मुसलमानों की आजादी के पहले से है। याद करिए, 16 अगस्त 1946 को रमजान के मुबारक महीने में जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था कलकत्ता में, और मुस्लिम लीग ने इसका आह्वान किया था, और हजारों हिंदुओं का उसमें कत्ल हुआ, महिलाओं से का बलात्कार हुआ, उनके घर लूटे गए, घर जलाए गए। और उसके बाद जब गोपाल पाठा ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, मुसलमानों पे हिंदू जब भारी पड़ने लगे, तब जो है उस समय जो बाद में 34 साल जो है, जो या 30 साल मुख्यमंत्री रहे पश्चिम बंगाल के ज्योति बसु, वो उस समय जो है मुस्लिम लीग के साथ खड़े हुए थे। और जो और शेख और जब हिंदुओं ने जब पलट के मारा, तो उस समय मुस्लिम लीग की जो यूथ विंग के सचिव थे, शेख मुजीबुर रहमान, जो कलकत्ता में पढ़ रहे थे, जो बाद में जाकर के बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बने, उस समय से हालत यही चली आ रही है। और आजादी के बाद भी वहां पे 1977 तक सरकार कांग्रेस की रही है। उस समय भी जो है बांग्लादेश से लोगों का आना अनवरत जारी था। और 77 से लेके 2011 तक तो लगातार 34 साल सीपीएम की सरकार रही है। तो वो बिल्कुल इस्लामिक स्टेट था। और आप और याद करिए, जो इलाका है गार्डन रीच का, कलकत्ता के पोर्ट का, और दूसरा इलाका मठिया बुर्ज है, वहां पे आज भी जो है वो हिंदुओं के लिए नो गो एरिया है पुलिस के लिए। और 78 में एक वहां पे डिप्टी पुलिस कमिश्नर था, अशोक मेहता, उसको मुसलमानों ने सड़क पे पीट पीट के मार डाला। आप जरा नेट में सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और यही ममता बनर्जी, जो यूपीए की सरकार के समय लोकसभा में सीपीएम के खिलाफ आरोप लगाती थी कि बांग्लादेशी बड़ी संख्या में आ गए हैं, घुसपैठिए हैं, और वो सब सीपीएम के वोटर हैं, और वो नागरिकता कानून की बात कर रही थी। और आज वही ममता बनर्जी उनकी सबसे बड़ी पैरोकार बन गई है। जो काम कभी कांग्रेस करती थी, जो काम 34 साल सीपीएम ने किया, वही काम 15 साल से ममता बनर्जी कर रही है। उसमें नई बात क्या है? अब ये जो अब लगभग 80 बरस से ऊपर हो गए हैं, तो ये इतना संस्थागत स्वरूप ले चुकी है मुस्लिम अपीजमेंट, और ये इतना इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुकी है कि वहां पे मुसलमानों का वीटो चलाना, वहां उनका वीटो चलता है हर मामले में। और ममता बनर्जी कहती है कि अगर मुहर्रम अगर पड़ रहा है, और नवरात्र और दुर्गा पूजा पड़ रही है, तो दुर्गा पूजा का विसर्जन का जुलूस जो है 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए रोक दिया जाए, लेकिन मुहर्रम का जुलूस जरूर निकलेगा। और वहां मुसलमान तो अपने मूल अधिकार के रूप में गाय काटते हैं। बकरीद में बाकी देश में जो है, जो कुर्बानी बकरे की होती है, लेकिन बंगाल में गाय की हो रही है। तो ये सब चीजों पे हम अगर इस पे सवाल उठाएं, इस पे प्रश्न करें, और हिंदुओं के अधिकार की बात करें, तो हम सांप्रदायिक हैं, हम फासीवादी हैं, हम नाजीवादी हैं, हम देश के लिए खतरा हैं, क्या क्या चीजें हो जाती हैं। तो ये जो जो
नेहरूवियन जिहादी वामपंथी नैरेटिव है, इस पे देश का अभी भी बहुत जो है बहुत अभी भी इसका कंट्रोल, इसकी पकड़ बहुत ज़्यादा है। लेक और नरेंद्र मोदी सरकार का 12वां साल है। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ किया जाना बाकी है। धुरंधर फ़िल्म आई है, उसके बाद से जो है जिहादियों, सेकुलरों में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन ये लंबी लड़ाई है। आप देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं का जो है नरसंहार हो रहा है और उनके घर जलाए जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, महिलाओं के संग जो क्या-क्या अत्याचार हो रहा है। लेकिन भारत सरकार अभी भी केवल वेट एंड वॉच, वी आर कीपिंग ए क्लोज़ वॉच ऑन सिचुएशन। और अब तो लग रहा है कि जब तक बांग्लादेश में जैसे लीबिया में जो अमेरिकन एम्बेसी थी बेंगाजी में, उसपे लीबियन रेबेल ने हमला किया था, पूरी एम्बेसी को उड़ा दिया था, सारे लोगों की हत्या कर दी थी। अब तो लगता है भारत सरकार जो है ढाका में बेंगाजी की प्रतीक्षा कर रही है। आज भी करीब 6,000 आइटम बांग्लादेश को इंडिया से जाते हैं। तस्लीमा नसरीन ने आज एक ट्वीट करके लिस्ट शेयर की है करीब 2 दर्जन से अधिक आइटम की, कि इसके ऊपर जो है बांग्लादेश भारत पे डिपेंडेंट है। उसमें दाल है, उसमें सीमेंट है, सब्जियाँ हैं, मसाले हैं, चीनी है, डीज़ल है, बिजली है, मशीन पार्ट्स हैं, फैक्ट्री गुड्स हैं, रॉ मटेरियल है, यार्न है, कॉटन है। ये सारा अगर और आज ही बांग्लादेश का जो कॉमर्स मिनिस्टर का जो एडवाइज़र है, उसने भारत से फिर रिक्वेस्ट की है कि हमें 50,000 टन चावल चाहिए। और ये कहा है कि इससे स इस इ इतना सस्ता चावल हमें विश्व में कहीं नहीं मिल सकता। लेकिन और भारत सरकार देने को तैयार है। रोज़ 600 टन प्याज़ जा रहा है और आलू जा रहा है। तो तो जब भारत सरकार का ये रवैया है, तो आप ये क्यों उम्मीद करते हैं कि ममता बनर्जी जो है हिंदुओं के प्रति कुछ जो है नरम रुख अपनाएगी, जब वहाँ पे पिछले 78 सालों में राजनीति का जो मूल आधार है, जो जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है, कहीं ऐसा तो वो नहीं है वीरेंद्र जी कि हम चीज़ों को घाल-मेल कर रहे हैं। कौन-सी? जो बंगाल में घटना हुई, हाँ, उससे भारत सरकार की जो आयात-निर्यात नीति है, उससे क्या लेना-देना है? आखिरकार बांग्लादेश को कैसे आप जो है लाइन पे लाएँगे? बांग्लादेश को क्यों क्यों नहीं कहते हैं अडानी को कि आप इसकी बिजली सप्लाई बंद करिए? क्यों आपने नहीं, सीमेंट नहीं, का एक्सपोर्ट अभी तक हम जारी फिर रखा है? गलत हम फिर गलत ट्रैक पे जा रहे बांग्लादेश हैं। को हम बांग्लादेश को फिर अगर गलत आपको ट्रैक पे जा ये बताना पड़ेगा कि ये रेड लाइन है, अगर इसको क्रॉस करोगे तो कार्रवाई होगी। देखो और ऐसा वो है हमको वीरेंद्र धमकी दे जी, रहा है कि हम ये इंडियन का ये वीज़ा बंद कर देंगे। ये यूनुस जैसे लोग या डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग कुछ समय के लिए तो सीट पर आ सकते हैं, कुछ समय के लिए तो माहौल खराब कर सकते हैं, लेकिन परमानेंटली ना तो अमेरिका और ना ही बांग्लादेश भारत के साथ रिश्तों को खराब करके आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए अरे हिंदू ये आबादी कहना 28% से 8% पे आ गई। आप कब तक ये प्रतीक्षा करेंगे उनके ठीक होने की? नहीं, नहीं, ये कहना बहुत आसान होता है हमारा अपने रूम्स में बैठ कर के साहब बिजली भी बंद कर दीजिए, आयात-निर्यात भी बंद कर दीजिए। भारत सरकार ने बहुत बोल्ड स्टेप ऑलरेडी लिए हुए हैं। जो उनका सामान भारत से होकर के दूसरे देशों में निर्यात होता था, वो ऑलरेडी बंद किया वो जा बंद हो चुका है। गया। हाँ। बंद हुआ है ना। तो जहाँ तक हम बढ़ सकते हैं, जहाँ तक हम अंकुश लगा नहीं, सकते हैं, मेरा वहाँ कहने का मतलब है कि जो जो हिंदुओं के संग बांग्लादेश में हो रहा है, वही हिंदुओं के संग पश्चिम बंगाल में हो रहा है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। वो तो मैंने बस अंतर केवल ये पालघर का उल्लेख किया है मैंने अभी हाँ, पालघर में भी हुआ था, महाराष्ट्र में भी हुआ था। हाँ, तो मैं हाँ। तो ये कह रहा हूँ कि हम बांग्लादेश की बात बाद में करें, अपने यहाँ जो हो रहा है, ज़रा अपने उसी यहाँ पे यस, यस, यस। निर्भर करें। हाँ, तो अपने यहाँ भी जो हो रहा है, वो कोई अंतर नहीं है। और बीजेपी लगातार बीजेपी अकेली पार्टी है पूरे देश में जो हिंदुओं के लिए लड़ती है। बाकी सारे दल तो वामपंथी जिहादी हो चुके हैं। उनको तो हिंदू नाम लेने से बहुत जबरदस्त परहेज है। क्या हो रहा है तमिलनाडु में? वो वहाँ पे डीएमके इस समय परेशान है कैसे क्रिश्चियन का वोट ले लिया जाए। अब तक वो मुसलमानों के लिए परेशान थे और उस मंदिर में हिंदुओं को दीप जलाने की अनुमति नहीं थी और वहाँ दरगाह पे झंडा फहरा रहा है। ये स्थिति हो रही है। अब मुसलमानों को उन्होंने तलवे चाटने के बाद अब वो जुट गए हैं ईसाइयों के पीछे। हिंदुओं के लिए बोलने वाला वहाँ भी केवल बीजेपी है और कोई नहीं है।
और जिस जज ने हिंदुओं को मंदिर में दीप जलाने की अनुमति दी थी, उसके खिलाफ वो सब चर्च के इशारे पर लोकसभा अध्यक्ष के यहाँ पहुंच गए। उसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल थी, अखिलेश यादव भी थे, महाभियोग का नोटिस दे आए। तो ये सब जो चल रहा है, ये जो एंटी हिंदू जो जो पूरी राजनीति है भारत की, वो बंगाल में भी है। योगी जी ने उसको बहुत हद तक संभाला है यूपी में, और करके दिखाया है। वो खाली बात नहीं करते हैं, और आज भी जरा उन्होंने इस बात बाबा को जी, दोहराया है विधानसभा में। तो बंगा बाबा जी को एक बार हाँ, ले लेते हैं। बाबा जी। जी एक बात बताइए, अगर जैसा अभी वीरेंद्र जी कह रहे थे, और या तस्लीमा नसरीन जो उकसाने की कोशिश कर रही है लिस्ट जारी करके, अगर हम बांग्लादेश से हर तरह के रिश्ते तोड़ लेते हैं कि भाई आप वहां के हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, तो हम आपसे सारे संबंध तोड़ लेते हैं, क्या होगा उसके बाद? सर पहली बात तो ना, हम लोग आज तीनों मिलके ये डिस्कशन कर क्यों रहे हैं? बंगाल के हिंदुओं पे डिस्कशन हो रहा है। सर जो भेड़ होती है ना, भेड़, उसका जन्म ही कटने के लिए होता है। भेड़ ने अपनी किस्मत में कटना लिखा है, तो वो कटेगी। सर अगर आप भेड़ बनोगे तो कटोगे, ये बात तो हिंदू, बंगाल के हिंदू को समझने वाली है ना। यदि उसकी समझ में नहीं आ रहा है तो कटो भैया, कल कटते आज कटो, सदियों से कटते आ रहे हो। अगर आज भी तुमको अक्ल नहीं आई तो आखिर तुमको अक्ल कौन देगा? अगर आज भी तुमको ये पता नहीं लगा कि तुम्हारा असली शुभ चिंतक कौन है, हितैषी कौन है, तो फिर कटो। गाय जो है ग्वाले से नाराज होकर कसाई बाड़े में चली जाती है। गाय कहती है कि नहीं, मेरा जो ग्वाला है वो मेरा दूध निकाल लेता है और मुझे खाने के लिए रूखा सूखा भूसा देता है, मैं इससे नाराज हूं, मैं तो कसाई बाड़े में रहूंगी, कसाई बहुत अच्छा है। तो जो गाय कसाई बाड़े में, ग्वाले को छोड़ के कसाई बाड़े में रहना चाहती है, उसे जल्दी भेजना चाहिए। जा बेटा, तू वहीं खुश रह ले, जा। सर बंगाल का हिंदू, पंजाब का हिंदू, इनको आज तक ये समझ में नहीं आया कि उनकी रक्षा कौन कर सकता है, वो उनका हित चिंतक कौन है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कल मैं धुरंधर फिल्म देखने गया था, वहां बलूच थे, उस फिल्म में बलूचों की स्टोरी है। हम लोग को वैसे भी हमारे यहाँ आजकल अफगानियों के लिए बहुत प्रेम उमड़ रहा है। बलूचों से भी हमारे बड़े अच्छे, हम जो राइट विंगर्स, हम राइट विंग समर्थक है ना, उनके लिए भी बलूचों के लिए बड़ी छाती में जल्दी दूध उतरता है, बलूचिस्तान बलूचिस्तान। कल मैं फिल्म देखते हुए सोच रहा था कि इंदिरा गांधी ने जब बांग्लादेश बनाया था तो इन बंगालियों, इनकी मदद के लिए मैंने सुना 5 पैसे और 25 पैसे का डाक टिकट इशू हुआ था। क्या सोच के बनाया था? सरचार्ज अपना लगाया गया था, है ना। इंदिरा गांधी ने जब बांग्लादेश बनाया था तो क्या सोच के बनाया था कि हमारे बगल में हमारा एक मित्र राष्ट्र हो जाएगा। क्या शानदार मित्र राष्ट्र हमने तैयार किया। अच्छा अच्छा एक बात बताइए, क्या जरूरत थी हमको इनको उन पाकिस्तानी दरिंदों से बचाने की? उसी तरह मरते कटते रहते, आज तक इनका डीएनए चेंज हो गया। आजकल ये एक भी बंगाली नहीं बचता, बंगाली बोलने वाला। आज ये सब सिद्धू मूसेवाला के गाने सुन रहे होते इसी बांग्लादेश में, बल्ले बल्ले शावा शावा कर रहे होते। सर हमें क्या जरूरत थी इनको आजाद कराने की? और हमारी भलमनसाहत का जो कौम मात्र 50 साल में भूल गई, इतनी एहसान फरामोश कौम। 50 भी नहीं लगे, 50 भी नहीं लगे। इस धरती पे इससे बड़ी एहसान फरामोश कौम कोई हो सकती है? इनके पास सर, मुक्ति वाहिनी के पास जो खटिया का जो घोड़ा होता है ना, खटिया का पैर भी नहीं था लड़ने के लिए। अगर भारतीय सेना न जाती तो इनको गाजर मूली की तरह काट देता पाकिस्तान, काट रहा था।
30 लाख मारे सर, 30 लाख काटे थे। इनका पूरा अब तक ये बांग्ला का बी भूल जाते हैं, यहां शुद्ध पंजाबी नेशन होता ये इनको, और ये कौम इतनी जल्दी सब कुछ भूल गई। आज ये और अभी भी वहां पर मुनीर का शासन चल रहा है, जो आसिफ मुनीर चाह रहा है वो हो रहा है, आईएसआई सब कुछ करा रही है। उस्मान हादी को किसने मारा है? आईएसआई ने मरवाया है। बिल्कुल वो एक तीर से दो निशाने साध रही है। चुनाव भी टल जाए और भारत के मत्थे जो है इसका कलंक जो है डालना है। हाँ। तो सर बात यह है कि ऐसा हमने तो अपना मित्र राष्ट्र पैदा किया था ना अपने पड़ोस में, और आज तक उनको पालते आ रहे हैं। सर मेरा एक भतीजा है, वो उसके ट्रक चलते हैं कलकत्ता से, और वो सिर्फ कलकत्ता ढाका रूट करता है। वो कहता है चाचा वो जाते हैं बॉर्डर पे खड़े हो जाते हैं, डेली 600 ट्रक चावल, गेहूं, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, उनकी जितनी ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना सर, एक झाड़ू मारने पोंछा नहीं बना सकते अगर भारत अपना सपोर्ट बंद कर दे। 600 ट्रक माल आज सुबह मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा भैया क्या माहौल है, तुम लोग का ट्रक उरक जाता है क्या? बोला नहीं कुछ नहीं, सब कुछ एकदम नॉर्मल माहौल है। 600 ट्रक आज की तारीख में बांग्लादेश, वो उस बॉर्डर, पता नहीं कौन सा बॉर्डर बोलते हैं उसको, 600 ट्रक आज प्रवेश किए हैं। प्याज जो है 150 रुपया किलो हो गया है। भारत में जो है इतना छोटा छोटा छर्री प्याज बिक रहा है, क्योंकि मोटका बड़का प्याज सारा बांग्लादेश जा रहा है। मैं आज की रिपोर्ट बता रहा हूं आपको, 150 रुपया किलो वहां बिक रहा है प्याज, 150 रुपया रोज जा रहा है। और हिंदुस्तान में इतनी वो गुठलियां बिक रही हैं। तो सर बात यह है, उन 600 ट्रक वालों का तो फिर क्या कहें, उन बेचारों की तो रोजी रोटी है। भारत सरकार दे भी देगी 50,000 टन चावल, पर ये ध्यान रखना, हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि हम, ठीक है हमारी जियो पॉलिटिक्स की बहुत मजबूरियां होंगी, फॉरेन पॉलिसी ऐसे नहीं चलती है, फॉरेन पॉलिसी एक साल के लिए नहीं बनाई जाती है, वो बहुत लंबी गेम होती है। कल को ये चाइना की गोद में न जाके बैठ जाए, वो सारी ठीक है, सारी बात। मेरा कहना यही है कि आज हम सब कुछ बंद कर देते हैं बांग्लादेश को, आज बंद कर देंगे। देखिए फॉरेन पॉलिसी अगले 50 साल के लिए बनाई जाती है, वो तो चाइना के पास जाएगा, तो चाइना आके बैठ जाएगा वहां पर। यही हाल नेपाल में है सर, यही हाल नेपाल में है। हम नहीं चाहते कि नेपाल जो है चाइना के गोद में जाके बैठ जाए। तो सर बात ये, पर वापस आ जाते हैं जरा बंगाल पे। सर आज भी जो भद्रलोक है बंगाल का, वो आज भी उससे बात करके देख लीजिए आप। मेरे एक मित्र थे आनंद शर्मा जी, नहीं रहे अब, वो उनका बंगाल में बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा एक मसाले का ब्रांड था। वो मुझे बताया करते थे कि आप किसी बंगाली से बात करके देखिए, वो आपको तुरंत, जैसे ही उसको पता चलेगा कि आप भाजपा समर्थक हो, ऐसे आपको देखेगा जैसे पता नहीं कौन सा सांप मेरे बगल में आ गया। बोलेगा हाय साला हिंदू मुस्लिम बात करता है, हम लोग सेक्युलर लोग हैं। तो सर इनको सेक्युलरिज्म की अफीम इस तरह चटा दी गई है कि इन्होंने केचुए और सांप में फर्क करना भूल गए हैं। हम लोग यहां इनकी चिंता में मरे जा रहे हैं। अरे जब तुमको खुद अपनी चिंता नहीं आ रही तो तुमको कौन बचा सकता है? करो, आप ममता बनर्जी को बैठाओ सिर पे। आज तक 35 साल से सीपीएम से तुम्हारा पेट नहीं भरा, उससे पहले कांग्रेस से तुम्हारा पेट नहीं भरा, अब टीएमसी से तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है। तो सर मैं और आप मिलके क्यों खामखा इनको बचाने? ठीक है, जो मरना चाहता है सर उसको मरने दीजिए। देखिए आपने बहुत वैलिड पॉइंट जो है वो खड़ा किया है कि भेड़ें मरने कटने के लिए ही हुई हैं, और भेड़े का मतलब ये है कि जहां जहां इनको इस बात की मति नहीं आ रही है, इस बात की समझ नहीं आ रही है कि किसके हाथों में आप सुरक्षित हो सकते हो और कौन आपको कटने मरने के लिए छोड़ेगा, तो फिर कोई क्या कर सकता है। मैं एक प्रोग्राम कर रहा था और उसमें भाऊ मेरे साथ जुड़े हुए थे। मैंने उनसे कहा कि वहां पर बार बार हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, केंद्र सरकार हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही है। उनका कहना यह था कि इन स्थितियों परिस्थितियों के लिए कौन जिम्मेदार है। पिछले 2 चुनाव से और कम 2021 के चुनाव में तो
भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ थी कि हम सत्ता संभालने को तैयार हैं। हम वहां की स्थितियां परिस्थितियां बदलने के लिए तैयार हैं। जो हिंदू कट मर रहे हैं 47 के बाद से ही, 71 के बाद से ही, उनको संरक्षण देने के लिए तैयार हैं। क्या हुआ? नतीजा क्या आया? हिंदुओं में बंटवारा हो गया और फिर से ममता बनर्जी आ गई और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन से फिर वहां मारकाट शुरू हो गई, रेप शुरू हो गए, लोग भागने के लिए मजबूर हो गए। तो जो वहां पर हिंसा हो रही है, जो अत्याचार हो रहे हैं, इनके लिए तो खुद वहां का हिंदू भी जिम्मेदार है ना। वो एकजुट है ही नहीं, वो दिशा ही नहीं ले पा रहा है कि मुझे जाना किस तरफ है। जी वीरेन जी। देखिए साहब, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में बहुत खुल के बात कही है, उन्होंने जिस तरीके से डीकोलोनाइजेशन की बात की है, औपनिवेशिक दास्ता से मुक्ति की बात की है, उन्होंने ये कभी नहीं कहा है कि हमें किसी मत, मजहब, संप्रदाय के किसी अधिकार को हमें कम करना है। केवल जो हमारे ऊपर 1000 साल की औपनिवेशिक इस्लामी और क्रिश्चियन यानी ब्रिटेन की दास्ता का जो बोझ है, हमें उससे मुक्ति पानी है। और यही बात योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी असेंबली में संभल के संदर्भ में कही है। हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए। हमारे वहां पे 68 तीर्थ हैं, 54 मिल गए हैं, 19 कूप हैं, सारे मिल गए हैं। उन सबको जो है उनको पुनर्जीवित किया जा रहा है, उनको रिस्टोर किया जा रहा है। और संभल में जो परिक्रमा यात्रा भी इस साल से प्रारंभ हो गई है। तो इसको जब प्रोजेक्ट किया जाता है कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है, बीजेपी मुसलमानों को खा जाएगी, योगी जी जो यूपी में दरगाहें, मज़ारे, कब्रिस्तान, फर्जी और मदरसे जो भी कार्रवाई हुई है, वो केवल वो हैं जो अवैध बने हुए हैं, जो सरकारी ज़मीन पर, वन विभाग की ज़मीन पर या इंडो नेपाल बॉर्डर पर नो मैन्स लैंड पर बने हुए हैं। तो ये बात लोगों को राजनीतिक तरीके से समझानी है। और हिंदुओं की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो कहते हैं सारे धर्म एक समान हैं। अरे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम अपने अलावा किसी के अस्तित्व को मानते ही नहीं। मुसलमान दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ता है, वो कहता है कोई नहीं अल्लाह के सिवा। उसके बावजूद भी आपको लगता है हिंदू मुसलमान एक हो सकते हैं। महात्मा गांधी जो आपको सेकुलरिज्म का, हिंदू मुस्लिम एकता का, गंगो जमन तहजीब का जो बड़ा पाव पकड़ा गए थे, वो आप आज भी खा रहे हैं। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, जरा किसी मस्जिद में ये नारा लगवा के दिखा दीजिए, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। अल्लाह के साथ किसी को भी शामिल करना शिर्क है और शिर्क इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है। तो हमारा जो जब तक शत्रु बोध डेवलप नहीं होगा, शत्रु बोध, इतिहास बोध और स्वयं बोध, और जो बाबा जी ने कहा कि भेड़ का जन्म ही कटने के लिए हुआ है, तो आज तक तो हिंदुओं का जो शत्रु बोध है, तो वो अभी भेड़ बोध से बाहर नहीं आ पाए हैं। यूपी में जागृति आई है, लोग खड़े हो रहे हैं। और यूपी में जो है 91 में बीजेपी की सरकार अपने बहुमत से बनी। दोबारा अपने बहुमत से सरकार बनने में 26 साल लग गए, 2017 में बनी। तो ये लड़ाई बहुत लंबी है और अभी भी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। भाई राहुल गांधी खुलेआम रोमन कैथोलिक चर्च और यूरोपियन चर्च की जो ताकत है पूरे दुनिया में, जो क्रिश्चियन मिशनरी की ताकत है, जो पूरी दुनिया को वो कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं, जो इस्लामी जिहादी ताकतें हैं और जो अमेरिकन डीप स्टेट है, उन सब से मिलकर के पूरे भारत में आग लगाने का कोई प्रयास क्या उन्होंने छोड़ा है? चाहे किसान आंदोलन हो, और खुल के भी कहा कि पूरे भारत में केरोसिन छिड़का हुआ है, बस केवल तीली लगाने की जरूरत है। और जब नेपाल में बवाल हुआ तो उन्होंने इंडिया में 2 महीने चिल्लाया, जेन जी सड़कों पे आने वाली है। लोगों को समझने में समय लग गया, जेन जी। तो जब आप में कोई शत्रु बोध नहीं है, आप में कोई स्वयं बोध नहीं है, आपको चिंता नहीं है कि आने, योगी आदित्यनाथ क्या अपने लिए कुछ कर रहे हैं? वो केवल यूपी के, भारत के निवासियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका जीवन चैन से गुजरे, यही काम तो कर रहे हैं वो। क्या-क्या नहीं कहा जाता उनके बारे में। कोई जाति से जोड़ता है, कोई कहीं जोड़ता है। तो जब आप में ही ये बोध नहीं है कि आप जो है दुनिया की एकमात्र प्राचीन सभ्यता है जो बची हुई है।
दुनिया की 46 सभ्यताओं को क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और मार्क्सवाद ने समूल नाश कर दिया। पूरा अफ्रीका, पूरा यूरोप, पूरा साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका, पूरा ऑस्ट्रेलिया, पूरा न्यूजीलैंड, पूरा पैसिफिक, केवल आप बचे हैं और एक चाइना बच गया है। साउथ कोरिया पूरा जो है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया। जापान में बहुत तेजी से वो लगे हुए हैं। सिंगापुर के राष्ट्रपति थे क्या ली कुआन, वो कहते थे कि चर्च को जो है चाइना और भारत में कभी सफल नहीं होगी। तो जब आप और आज भी जो है क्रिश्चियनिटी बड़े पैमाने पर भारत में कन्वर्जन कर रही है। कैसे कर रही है? जब आप में कोई अपने पंजाब तो पंजाब देख लीजिए, पंजाब में किस तरह का पंजाब देख माहौल। लीजिए। और ये पिछले 80 साल का जो सेकुलरिज्म है, जो आपके अंदर जो 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 इतिहास बोध से आपको एकदम मुक्त जो एकदम आपसे इतिहास का जो है बोध इरेज कर दिया गया और आपको भारत की संस्कृति से घृणा करना सिखाया गया है, गाली देना सिखाया गया है। और जितना ज्यादा भारत की प्राचीन संस्कृति, मान्यताओं और प्रतीकों को आप अपमानित करेंगे, जितना ज्यादा आप गाली देंगे, आप उतने ज्यादा सेकुलर कहलाएंगे, उतने ज्यादा आप जो है प्रोग्रेसिव और प्रगतिशील कहलाएंगे। तो जब आप अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार करके आपको लगता है कि आपकी प्रगति हो रही है और आपका ऊर्ध्व आरोहण हो रहा है, आपका एसेंशन हो रहा है, तो ठीक है, आप भुगतिए फिर। और ऐसा नहीं कि ये कन्वर्जन यूपी में नहीं हो रहा, बिहार में नहीं हो रहा। यूपी में तो जो है 2 गैंग पकड़े गए हैं। वो जो गौतम था फतेहपुर का, और वो छांगुर जिसका नाम भी आज योगी जी ने विधानसभा में लिया, वो झिंगुर जेहादी, ये सब तो मुसलमान तक कन्वर्ट कर रहे हैं यूपी में। लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में एक मुसलमान डॉक्टर के खिलाफ एंटी कन्वर्जन लॉ में मुकदमा दर्ज हुआ है कल, और वो जो है हिंदू डॉक्टरों को फंसा रहा था, कन्वर्ट कर रहा था। तो ये सब जो जो आपको सेकुलर शिक्षा दी गई है, ये सेकुलरिज्म जो है, ये वास्तविक जजिया सिद्ध हुआ है हिंदुओं के लिए इन लास्ट 80 ईयर्स। जापान को एक शब्द ने बर्बाद किया, उसका नाम था पैसिफिज्म। तुम शांति के पुजारी बन जाओ, जापान बर्बाद हो गया। और भारत को बर्बाद किया है सेकुलरिज्म ने। हम उसका अर्थ नहीं जानते, और उसको हमने एक यूरोपियन, ये चर्च के जो भिन्न भिन्न तबके हैं, रोमन कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, ग्रीक है, इनके बीच में जो सीज फायर का एग्रीमेंट था, उसका नाम है सेकुलरिज्म। और उसको हमारे जो है नेहरू संविधान में ले आए, और इंदिरा गांधी इमरजेंसी में 75 में इमरजेंसी काल में जब सारा विपक्ष जेल में था, उन्होंने उसको संविधान का प्रियम्बल बना दिया। और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये जो है सेकुलरिज्म जो है कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। संविधान सभा ने भारत की संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर तय नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया। वो आज भी चला आ रहा है। बाबा जी, अभी 2026 के चुनाव में, खास तौर से बंगाल में, क्या ध्रुवीकरण होते हुए देख रहे हैं? जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, उसको लेकर के भी क्या किसी तरह की प्रतिक्रिया यहाँ के हिंदुओं में दिखाई देगी? या जो भी मुर्शिदाबाद में घटना हुई थी, जिसमें 13 मुस्लिमों को सजा हुई है, इसका? वैसे तो मेरा ये मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जब बड़ी घटनाएं होती हैं, हमारे यहाँ पहलगाम हुआ या गाजा में इजराइल में जो कुछ हुआ था 7 अक्टूबर को, इनका भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में जनमानस पर प्रभाव पड़ता है, नतीजों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो 2026 के बंगाल के इलेक्शन में क्या इन घटनाओं का कोई आप प्रभाव देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? नहीं नहीं सर, देखिए प्रभाव तो निश्चित पड़ेगा। देखिए होता क्या है ना कि वो मार्केटिंग की दुनिया का एक शब्द है, जो दिखता है वो बिकता है। मुर्शिदाबाद में इन पिता पुत्र की हत्या हुई, दुनिया ने हत्या होती शायद देखी नहीं, लाइव वीडियोज उपलब्ध नहीं थे। दीपू चंद्र दास की उसको थाने में बिठाने से लेके और उसको जलाने तक पूरे घटनाक्रम का एक एक वीडियो सारी दुनिया देख रही है। और सर, इसका निश्चित रूप से असर पड़ेगा। दूसरी चीज है कि ममता बनर्जी को परेशान करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स ना कन्वर्ज हो रहे हैं। एसआईआर में उनको बहुत बड़ा नुकसान हो गया है,
ये आप माने चाहे ना माने, हुआ है नुकसान। सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या हुआ सर? जो मृत लोगों का वो वोट डलवा लेती थी, वो जो 82-83% वोट डलवा लेती थी अपने गुंडई से, सर वो इस बार आप देख लीजिएगा जो वोट परसेंटेज है ना, वोट पोल होगा, वो हार्डली 70-72% होगा। 10% का वो नुकसान वो सिर्फ ममता बनर्जी का नुकसान होगा। एसआईआर में जो नुकसान हुआ है वो, प्लस सर मार्जिन बहुत कम था। बीजेपी के 38% वोट थे, उनके 48% वोट थे। सर ये मार्जिन ऑलरेडी कवर हो चुका है। बांग्लादेश के जो भी घटनाक्रम है, और ये दीपू चंद्र दास की वीडियो, सर ये वीडियो इतनी जल्दी मानस ये पटल से उतरेगी नहीं, बल्कि चुनाव के दौरान ये वीडियो फिर जीवित होगी और ऐसे हजारों वीडियोज और आएंगी। और सर ये वीडियोज बहुत बड़ा काम करती हैं, बहुत इनका इफेक्ट होता है चुनाव के इसी दौरान। तरह पहलगाम में साधुओं की हत्या की वीडियो जी महाराष्ट्र में कब्र जी बन गई है शिवसेना, एनसीपी बिल्कुल और की। बिल्कुल। वो तो सर ममता बनर्जी को बहुत सारे फैक्टर से इस बार हिट करने जा रहे हैं, तो परेशान वो इसीलिए है। और बांग्लादेश की घटनाओं का तो बहुत बुरा असर पड़ने जा रहा है। इस बार तो मैंने सुना है कि भद्रलोक भी इस चीज को लेकर चिंतित है। और जो ये कम से कम 12-15 लाख जो इनके वोटर कार्यकर्ता थे, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या थे, वो एसआईआर के कारण जो डिस्प्लेस हो गए, इधर उधर भाग गए, वो जो लाखों, वो बेशक वापस भाग के बांग्लादेश नहीं गए, परंतु अपनी जगह छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गए हैं पकड़े जाने के डर से। तो सर ममता बनर्जी का नुकसान वोट का काफी हो चुका है, इसका और असर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा रामदास जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज चर्चा हुई है और दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अगर अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबाएं, वीडियो को शेयर करें, साझा करें ग्रुप्स में मित्रों के साथ। और अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बाबा रामदास जी के 2 चैनल हैं, स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी, उनको भी सहयोग करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।